गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर हमारे पास इमरजेंसी में काफ़ी कई बार पेशेंट आते हैं जिनका बीपी कम रहता है या तो बीपी नहीं रहता है, नॉट रिकॉर्डेबल रहता है। जी। तो देखा गया है कि किसी डिफरेंट काइंड ऑफ शॉक के स्टेज में आते हैं, तो हम लोग एक ड्रग का यूज़ करते हैं, नॉरेड्रेनालिन। तो सर उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नॉन एड्रेनलिन या फिर नॉरेट, तो बहुत अच्छा सवाल है सर, क्योंकि हम जैसे ही देखते हैं आईसीयूज में या फिर इमरजेंसी में, तो बहुत सारे नंबर ऑफ लॉट ऑफ पेशेंट आते हैं। तो अपन जैसे ही देखते हैं बीपी कम है और अगर फ्लूइड से मैनेज नहीं हो रहा है, अगर रिसस्टेट किए, तो सबसे पहला ड्रग हम देते हैं नॉरेट। यस तो आज हम जानते हैं नॉरेट के बारे में। तो जो नॉरेट है, इसमें सबसे पहले ये देखा जाए तो इसमें लिखा है नॉन एड्रेनलिन बाई टाइट्रेट 2 mg इक्विवेलेंट टू नॉन एड्रेनलिन 1 mg। कहने का मतलब ये साल्ट के फॉर्म में है। नॉन एड्रेनलिन बाई टाइट्रेट 2 mg है इसमें, और जो कि इक्विवेलेंट टू 1 mg। 2 ml का जो ये नॉरेट का एम्प्यूल है, उसमें सिर्फ 1 ml ही नॉन एड्रेनलिन है, बाकी जी। उसका साल्ट है। तो अगर देखा जाए तो 2 ml कंटेन ओनली 2 mg ऑफ नॉन एड्रेनलिन। नॉरेड्रेनालिन। तो सर नॉन एड्रेनलिन क्या है कि कैटेकोलामिन है, जो अपनी बॉडी में एज ए न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं नॉन इपिनेफ्रिन के फॉर्म में। अब ये कहाँ कहाँ एक्ट करता है? नॉन एड्रेनलिन जो है अल्फा 1 रिसेप्टर, अल्फा 2 रिसेप्टर एंड बीटा 1 रिसेप्टर। अल्फा 1 रिसेप्टर जो कि हमारी ये धमनियां है, जो आर्टेरियोल है, उसके अंदर अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं। तो जब भी हमें कोई ऐसी कंडीशन हो गई, जैसे शॉक में चला गया, सेप्सिस हो गया आपको, उसमें क्या हो जाता है, पेरिफेरल वैसोडाइलेटेशन हो जाता है। यस सर। वैसोडाइलेशन होगा तो उससे क्या है, बीपी कम हो जाता है। तो जी। अब ये क्या काम करता है नॉरेट, जैसे ही गया अल्फा 1 रिसेप्टर को, एगोनिस्ट है अल्फा 1 को, वैसो कंस्ट्रिक्टर, मतलब जैसे ही अल्फा 1 में काम किया तो ये वैसो कंस्ट्रिक्ट करवाता है। कॉन्सेप्ट करवाता है। तो इसके कारण हमारा बीपी रिटर्न वापस आ जाता है। और दूसरी इसके मैकेनिज्म है कि ये हार्ट पे जाके, हार्ट का जो बीटा 1 रिसेप्टर है वहां पे जाके क्या करेगा, हार्ट की कंट्रक्टिलिटी ऑफ द हार्ट को बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा कि हार्ट की जो गति है वो पंपिंग तेज हो तेज हो जाएगी। जाएगी। और ये सर इसका जो स्मूथ मसल्स है, जैसे कहीं कार्ड स्मूथ मसल्स आप देखें, ये अपनी इसकी रेस्पिरेटरी मसल्स। रेस्पिरेटरी मसल्स की यस सर। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंको डायलेशन में जो यूज जी। होती, तो इसका रोल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये बीटा 2 पे काम ही नहीं करता। जैसे यूट्रस हो गया, यूट्रस हो यूट्राइन गया, कंट्रक्शन यूट्राइन वहां भी कंडक्शन। काम नहीं करेगा। स्मूथ मसल्स वहाँ पे भी है, स्मूथ मसल्स जहां जहां है वहां पे वहाँ पे काम वर्क नहीं नहीं करेगा। करेगा। अब इसकी अगर बात करें ऑनसेट ऑफ एक्शन की, तो ये 1 से 3 मिनट में इसका ऑनसेट है। फिर ये इसका अगर ड्यूरेशन देखा जाए तो 5 से 10 मिनट तक इसका ड्यूरेशन हो सकता है। हाफ लाइफ है 2 to 3 मिनट। तो ओके सर। मतलब बहुत जल्दी रैपिड एक्टिंग है, जैसे ही आया शॉक में। बट इसका रूट बहुत जरूरी है कि कभी भी हमको आईएम नहीं देना है, यस सर। कभी भी सबक्यूटेनियस नहीं देना है, ओनली देना है आईवी रूट से देना है, यस सर। इंट्रावेनस देना है। और डायरेक्ट बोलस भी नहीं दे सकते। एक इन्फ्यूजन पंप सर जैसे रहता है, तो जी सर। इन्फ्यूजन पंप के सहारे हम स्लोली उसका 2 ml/h या फिर अकॉर्डिंग टू डोज हम स्टार्ट कर सर सकते हैं। नर्सिंग स्टाफ इसको कैसे यूज़ करें इमरजेंसीज में? इसका डाइल्यूशन कैसे प्रिपेयर करें? इसका इन्फ्यूजन पंप से कैसे दें इसको? बहुत अच्छा ये सवाल है कि नर्सिंग स्टाफ जैसे ही, क्योंकि हम तो एडवाइज कर देते हैं हम यस सर। डॉक्टर, और नर्सिंग स्टाफ कैसे करे उसको प्रॉपरली कैसे। देखा गया है कि आईसीयू इमरजेंसीज में या कई बार नर्सिंग स्टाफ को प्रॉपर डाइल्यूशन का पता नहीं होता है कि कितना इम्पुल्स लेना जी। है हमको, नॉर्मल सलाइन कितना लेना है, और कितने में हम लोग को ड्रग कैलकुलेशन करके उसको जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी रिक्वायर्ड डोज है, उसमें कैसे हम स्टार्ट करें सर? तो सबसे पहले देखा जाए तो ये जो नॉन एड्रेनलिन है, इसका एसिडिक मीडियम में बहुत अच्छा इफेक्ट है। जी सर। तो अगर आपके पास D5 है तो ज्यादा प्रेफर करें कि D5 लें। अगर 50 ml का सिरिंज है तो जो इसका मान लीजिए आप 2 एम्प्यूल ले रहे हैं, मतलब 4 mg ले रहे हैं, तो 46 ml जो है D5% लें। अगर D5% नहीं है तो नॉर्मल एनएस नॉर्मल भी ले सलाइन। सकते हैं, जी। लेकिन वो अच्छा वर्क करता है उसमें। और इसके साथ अगर D5 के साथ नहीं ले रहे हैं, एनएस में ले रहे हैं, तो कुछ लोग उसमें विटामिन सी भी थोड़ा सा मिला देते हैं इंजेक्शन। यस सर। तो उससे क्या है, उसका पीएच न्यूट्र एसिडिक हो जाता है, तो एसिडिक हो अच्छा जाता है। वर्क करता है। एक बात ये, और हमेशा इन्फ्यूजन पंप से देना है सर।
यस और सर। साथ में अगर देख लें तो उसमें क्या करना है कि अगर सोडा बाई कार्व, कोई कोई पेशेंट सेप्टिक शॉक में आते हैं, यस सर। सोडा बाई कार्व की एक ड्रिप लगी होती है, अपन देते हैं यस इस सर। डोसेज में, तो इसको उस पोर्ट में नहीं कनेक्ट करना है नारेट को। सेपरेट पोर्ट में कनेक्ट करना हाँ मतलब क्योंकि आप उस सोडा बाई कार्ब और नॉरेड एक ही पोर्ट में कर देंगे तो वो जो अपना वो वर्क ही नहीं करेगा, उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। है। यस सर। तो और नर्सिंग के लिए सबसे पहला यही है कि आप आईवी रूट से देना प्रेफर करें, सेंट्रल लाइन हो, अगर सेंट्रल सेंट्रल लाइन लाइन से और अच्छा, सेंट्रल लाइन हो तो बेटर ऑप्शन है, बेटर क्योंकि ऑप्शन अगर इसका एक्स्ट्रा वेसेशन हो गया टिश्यू में है। जी तो सर। वहां पे नेक्रोसिस हो सकता है, वहां पे पूरा राइट सर। ये मतलब एकदम हाथों में ब्लड सप्लाई उधर की कम हो सकती है, क्योंकि वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगा ये। यस सर। और दूसरी चीज नर्सिंग स्टाफ को ध्यान देना है कि कोई भी ऐसा मरीज जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, या फिर कोई को मेसेंट्रिक इस्चीमिया हुआ हो, पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज हुई हो, तो उन कंडीशन में बहुत सावधानी से देना पड़ता है इस इंजेक्शन को, ओके सर। क्योंकि ये उसमें और इस्चीमिया करा सकता है वैसो कंस्ट्रिक्शन के यस सर। कारण। तीसरी चीज सर, इसमें एक प्रिजर्वेटिव रहता है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। तो अगर कुछ लोगों को एलर्जी रहती है जैसे सल्फर ड्रग या फिर, जी तो सर। इससे भी कहीं कहीं हाइयर सेंसिटिविटी है, तो उनमें चेक करना है सेंसिटिविटी कि अगर किसी को इससे एलर्जी है तो नहीं देना है। एब्रप्टली बंद नहीं करना है कि आप 4 ml पे चल रहा है तुरंत स्टॉप कर दिए, क्योंकि इसका एक्शन भी जल्दी है, तो तुरंत अगर बंद कर दिए तो वो फिर भी से वापस शॉक में जा सकता है पेशेंट, हाँ या शॉक में जा सकता है। हाइपरटेंशन हो सकता है दोबारा, यानी ग्रेजुअली टेपर करना चाहिए इसको, धीरे धीरे करके। तो देखा गया है कि ये ड्रग जब स्टाफ यूज कर रहा होता है या इमरजेंसी में यूज हो रहा होता है, तो इस ड्रग के साथ क्या होता है कि सेम लाइन में ये ड्रग जा रहा है और उसी के साथ साथ कोई दूसरा ड्रग भी जा रहा है। फ्लश कर कई दिया। बार एकदम से होता है कि फ्लश कर दिया, बहुत जल्दी नॉरेट पेशेंट को इंड्यूस हो गया। तो अगर बहुत रैपिड करेक्शन या रैपिडली नॉरेट चले गया किसी पेशेंट में, दे दिया उसको, तो फिर क्या हो सकता है उसमें? रैपिड अगर हमने दिया किसी को बोलस, मान लीजिए इसी से नॉरेट चल रहा है, इसी पोर्ट में हमने कोई ड्रग अलग से पुश कर दिया, तो वो नॉरेट बहुत तेजी से जाएगा। उसके कारण क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स की आर्टेरियोल रहेंगी वो वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा उसमें, उसके कारण रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया होगा, कहने को मतलब ब्रेडिकार्डिया होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा। हम सोचते हैं फिर टैकीकार्डिया में, टैकीकार्डिया होगा। लेकिन वो एड्रेनलिन अपन दोगे जो इसका भाई है एडीआर, जी जी। वो अगर देंगे तो टैकीकार्डिया टैकीकार्डिया होगा। होगा, बाकी ये अगर चलेगा इससे रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया होगा। हाँ रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया। और सर ये किन किन दूसरे ड्रग्स के साथ इसका इंटरेक्शन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर ये भी, क्योंकि मल्टी नंबर ऑफ ड्रग्स जैसे माओ ए इनहिबिटर, माओ बी इनहिबिटर रहते हैं, तो ये क्या करता है, जो इसके डिग्रेडेशन को रोकता है, नॉन एड्रेलिन के डिग्रेडेशन को रोकेगा, तो इसकी मात्रा ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे ड्रग जो माओ इनहिबिटर हैं, उनके साथ अगर हम नॉरेड स्टार्ट करते हैं तो बहुत सावधानी से स्टार्ट करना है। साथ में अगर लीनेजोलिड है, ये भी इंटरेक्ट करता है। साथ में ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट अगर कोई ले रहा है, तो वो भी क्या करता है कि इसके जो डिग्रेडेशन को रोक देता है, तो इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ब्लड में। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जिसके साथ अगर दे रहे हैं नारे, तो थोड़ा सा सावधानी से बरतें। सर इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? अगर पेशेंट को हम इंड्यूस कर रहे हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स मिल सकते हैं हमको? सर साइड इफेक्ट में देखा जाए तो सबसे पहले यही है कि आपको जो अगर सडन फ्लश हो गया तो ब्रेडिकार्डिया मिलेगा। तो जब भी अगर मॉनिटर पे मान लीजिए कोई किसी का पल्स रेट नॉरेट चल रहा है और किसी का पल्स रेट एकाएक 40-50 आ गया, तो आपको जरूर देखना है कि नर्सिंग स्टाफ ने कहीं फ्लश तो नहीं फ्लश तो कर नहीं कर दिया, दिया उस कोई पेशेंट को? दूसरी ड्रग नॉरेट को फ्लश कर दिया हो, तो वो चीजें देखना पड़ेगा। और दूसरी, आपने कहीं मान लीजिए यहाँ पे लोकल दे दिया तो वहां पे नेक्रोसिस हो सकती है, ये साइड इफेक्ट है। मतलब आप अगर कैनुला आउट हो गया और नारेड यहाँ पे इकट्ठा हो गया इस एरिया में, तो वहां पे पूरा मसल्स फ्लेबाइटिस वगैरह हो जाएगा, हाँ फ्लेबाइटिस के सीवियर साथ फ्लेबाइटिस। नेक्रोसिस हो जाएगा जी वैसो कंस्ट्रिक्शन के कारण। जी। और तीसरी चीज, जैसे कुछ केसेस में क्या है, किसी को एथेरोस्क्लेरोसिस है, या फिर थोड़ा सा इस्चीमिया पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज है, जी जी तो अगर उस कंडीशन में उसको नारेट चला गया तो उसको गैंग्रीन बन सकता है, जी मिसेंट्रिक इस्चीमिया हो सकता है, जी। इवन मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कुछ चीजों में हो सकता है। अगर किसी को थोड़ा बहुत रिस्क है, पहले से एथेरोस्क्लेरोसिस है, अपन ने नारेट भी दे नॉरेट दे दिया तो उससे एमआई भी हो सकता है, एमआई भी डेवलप में हो भी। सकता है, मे बी। जी सर इसमें जो स्टाफ यूज करता है तो उसमें डाइल्यूशन को लेके बहुत कंफ्यूजन होती है, तो उसका एग्जैक्ट डाइल्यूशन क्या
बनाई जाए, कैसे प्रिपेयर करें इसको, उसका डाइल्यूशन क्या होना चाहिए जिससे कि जो डिजायर्ड डोज है जो हम लोग को देना है, स्टार्ट करना है, तो वो हम लोग प्रॉपर तरीके से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सर इसका डोज जो देखा जाए अगर जो हम मेडिकल में पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि जो इसकी रेंज है 0.01 से लेके 0.5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट दे सकते हैं। ओके सर। अब इसमें है अगर 0.01 से लेके 0.2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट दे रहे हैं तो ये लो डोज है जी। और अगर उसके बाद 0.2 से 0.5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट दे रहे हैं तो ये मॉडरेट डोज है। मॉडरेट डोज। मतलब अगर इसमें भी नहीं बढ़ रहा है तो हम डोज और बढ़ा सकते हैं और अगर मोर देन 0.5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से देना पड़ रहा है मतलब हाई डोज हो गया, हाई कंप्लीट डोज डोज हो हो गया गया। सर। अगर इसमें भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो हम अदर वैसोप्रेसर को दूसरे भी वेसोप्रेसर फिर स्टार्ट करना पड़ेगा अगर इससे कंट्रोल नहीं हुआ जी। तो। अब इसमें भी सर एक हम सुनते हैं सिंगल स्टैंड यस सर, कई बार देखा है सिंगल स्ट्रेंथ में स्टार्ट कर दो, कंसल्टेंट एंड बोलता है डबल डबल स्टैंड। स्ट्रेंथ में स्टार्ट कर दो, तो सर ये भी एक बहुत कंफ्यूजन है कि तो ये क्या सिंगल है। स्टैंड में सर अगर हम ये 2 ml का एम्पूल है यस सर। और 2 एम्पूल ले लिए तो मतलब 4 मिलीग्राम जो है इसमें नॉरेड है। यस तो सर। 4 मिलीग्राम नॉरेड विथ 46 ml ऑफ नॉर्मल सेलाइन या फिर D5 D5%। D5 प्रेफर करेंगे अगर हो तो। अगर उसमें 46 NS है और 4 mg ये है नॉरेड तो ये है सिंगल स्टैंड। सिंगल स्ट्रेंथ। ओके। तो ये हो सिंगल स्टैंड और डबल स्टैंड में वही 8 mg का। 8 mg मीन्स 2 एम्पुल लेना पड़ेगा अगर ये एम्पुल है 2 ml। हाँ 2 एम्पूल सिंगल स्टैंड है एंड 4 एम्पूल ले लेंगे तो डबल डबल स्टैंड। स्ट्रेंथ हो जाएगा। यस सर 4 mg का है क्योंकि 2 एम्पूल लिए हैं। तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है, फार्मूला से हमको अपन को फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो उसमें क्या होता है डिजायर डोज इनटू क्वांटिटी हो गया इनटू टाइम इनटू बॉडी वेट अपॉन अवेलेबल डोज इनटू 1000। अब इसमें क्या करेंगे जैसे डिजायर डोज कितना है अपन को कितना चाहिए इतने ml पर 0.05 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से चलाना है। तो अब हम आते हैं डिजायर डोज कितना है, कितना चलाना है 0.05 ये डिजायर डोज हो गया। क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी कितने ml है 50 ml है तो 50 ml ले लिए। टाइम कितना है 60 मिनट और जो बॉडी वेट कितना है 50 किलो का है। अपॉन जो अवेलेबल डोज कितना है 4 × 1000। तो इसको जो अपन काटते हैं इधर 5 दूनी 10 और इधर उधर तो ये टोटल मिला के आ जाता है 1.9 ml पर आवर। मतलब अगर किसी को 0.05 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट देना है इन्फ्यूजन से तो हमको 1.9 ml पर आवर की रेट से इन्फ्यूजन पंप चलाना पड़ेगा। सर बहुत अच्छी, बहुत क्रूशियल जानकारी दी आपने। हम समझते हैं कि इससे जो भी हमारे मेडिकल प्रोफेशनल वर्कर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और काफ़ी कॉन्सेप्ट शायद क्लियर होंगे सर। जी सर और हमने सोचा है कि इसी पे और आगे सीरीज बनाने का कि जी। जैसे आज नारेट पे डिस्कस कर लिए तो हम आगे भी जैसे इमरजेंसी ड्रग बहुत सारी हैं तो उस पर डिस्कस कर सकते यस सर, काफ़ी हेल्प मिलेगी सर। हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।